हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जेईई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट अब समाप्त हो चुका है। तुम में से बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, कुछ का एवरेज गया होगा, जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं गया, कुछ का पेपर किसी कारणवश खराब हो गया। जैसा भी रहा पेपर तुम्हारा, उस बारे में बात नहीं करेंगे आज, ठीक है। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे कि जनवरी अटेम्प्ट में कौन सी शिफ्ट में क्या हुआ, उसके सारे शॉर्ट्स वगैरह सब चैनल पर डला हुआ है। ना ही इस वीडियो में मैं जनवरी सेशन को एनालाइज करूंगा। उसके लिए आने वाले 4-5 दिन में थोड़ा सा जब जानकारी और बाहर आ जाएगी, अभी जस्ट पेपर समाप्त हुआ है, थोड़े से और क्लियर कट हमें पिक्चर मिल जाएगी, तो सवाल वगैरह बाहर निकाल देता है एनटी। उसके बाद अपन ढंग से एक सेशन एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर तुम्हारा जनवरी सेशन जो हुआ है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में अगर तुम्हें हल्की सी भी फील आ रही है कि तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में कमबैक की ज़रूरत है, या तुम्हारी परसेंटाइल शायद उतनी अच्छी ना बने जितनी तुम उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हें एक सेफ्टी नेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पर्सनली मैं वो बच्चा हूँ जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही बुरा गया था, ठीक है। उसने बिल्कुल बहुत ही कांड कर दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे पता है कि क्या क्या गलतियां इंसान करता है और कैसे उसको सुधारा जाता है। मैंने अप्रैल अटेम्प्ट अपना सुधार लिया था क्योंकि, ठीक है, तो उसी जो मैंने अपने टाइम पे लर्निंग्स अप्लाई करी, उन्हीं लर्निंग्स का एक कल्मिनेशन, और जो मैं और लगा सकता था जिससे तुम्हारे बेटर हो सकता था काम, वो सब मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। तो क्रैकिंग अप्रैल अटेम्प्ट ऐसे शॉर्ट्स और स्ट्रैटेजी फॉर अप्रैल अटेम्प्ट ये वीडियो रहने वाला है, और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो तुम सभी बच्चों के मन में इस समय चल भी रहा होगा कि क्या कंपटीशन जो है सेकंड अटेम्प्ट में ड्रास्टिकली ज़्यादा होगा, मतलब एकदम वाट लग जाएगी, डर लगा रहेगा। भैया आपने ही कहा था कि जनवरी अटेम्प्ट जो होता है वो गोल्डन चांस होता है, जनवरी अटेम्प्ट को मिस आउट मत करना। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने अपने ही चैनल पर यहीं आके तुम्हारे सामने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि जनवरी अटेम्प्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब जो काम हो गया जो हो गया, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया काम, हो गया, खराब भी हो गया, अच्छा भी हुआ, जैसा भी वो अप टू द मार्क नहीं हुआ, ठीक है। आगे की सोचो। पहली बात तो होगा, थोड़ा सा इंक्रीज पॉसिबल है क्योंकि लोग थोड़ा थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल अटेम्प्ट तक अब कई सारे लोगों की बत्ती जागेगी, उन्हें समझ आएगा कि हाँ भैया पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा लोगों को अब पेपर का पैटर्न भी पता चल चुका होगा कि उनको समझ आ जाएगा कि हाँ इस पैटर्न में जनवरी का पेपर आया, जनवरी का पेपर इज़ द बेस्ट ऐसे बेंचमार्क टू असेस कि अप्रैल का पेपर कैसा आएगा, ठीक है, अप्रैल का। तो वो थोड़ा सा बच्चों में रहता है। पीपल विल बी बेटर प्रिपेयर दिस टाइम एंड वी शुड एक्सपेक्ट देम टू बी एज वेल। देखो मेरे हिसाब से ना, अब जनवरी से अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हें अगर फोड़ना है तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें लानी होगी वो एक माइंडसेट शिफ्ट, थोड़ा सा विनर्स एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा। ये वो मोमेंट है जहाँ पे तुम्हारी ग्रिट, तुम्हारे ब्रेवरी, तुम्हारा करेज टेस्ट किया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि पीसीएम तुम पढ़ लोगे 2 महीने में, पढ़ के निकल जाओगे आगे, लेकिन हर कोई बेटर प्रिपेयर्ड होगा। तुम्हारे लोग चार बातें बताएंगे। तुम्हारा अगर जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तो ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग खराब होना चालू हो गया होगा, डिमोटिवेशन जिंदगी में आना चालू हो गई होगी, एंड इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन अगर इसी मोमेंट पे तुम थोड़ा सा सिग्मा एटीट्यूड अपने अंदर ला सकते हो या ला सकती हो, और थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन हायर होगा ना, वो मेरी ही वजह से होगा, क्योंकि मैं बेटर प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी ही वजह से, मैं ही लेकर जाऊंगा वो परसेंटाइल को ऊपर, मैं ही लेकर जाऊंगा कि 180 नंबर पे जो 99 मिल रही थी अब वो 210 पे मिलेगी मेरे कारण, क्योंकि मैं 220, 230, 240 तक लाके दिखाऊंगा। बस ये अगर एटीट्यूड तुम ले आओ तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता अप्रैल अटेम्प्ट को क्रैक करने से, ठीक है। अगली बात, जब कंपटीशन हायर है भैया, आपने ये बता ही दिया है, तो हाउ टू टैकल दिस इंक्रीज कंपटीशन, तो उस पर पॉइंट वाइज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट तुम्हारे लिए, मेरे तुम्हारे को एडवाइस में रहेगा मेरा, अवॉइड लॉन्ग थ्योरी सेशंस। देखो जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारी कोशिश थी और हमने भी तुमको बोला था कि जितनी थ्योरी है कवर कर लो, और उसके पीछे मैं एकमात्र कारण ये देता था कि अब तुम्हारे थ्योरी एटलीस्ट मेजर कंप्लीट हो चुकी होगी जनवरी अटेम्प्ट से। अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारा मेजॉरिटी टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाए। तुम में से बहुत सारे बच्चे रियलाइज करोगे कि तुमसे वो सवाल जो जनवरी अटेम्प्ट में नहीं बने, या कुछ भी बात ऊपर नीचे हुई, उसका एक बड़ा मेजर कारण ये रहा हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी कम रह गई, इसलिए मेजॉरिटी टाइम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना चाहिए। अगर तुम्हें कवर सिलेबस अपना करना भी है, जैसे कोई चैप्टर है जो तुमने बिल्कुल अभी जीरो पे करा हुआ है और तुम्हें पता है कि उस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा हाई रहता है, तो ऐसे में भी यू विल गो फॉर अ 4 to 5 आवर वन शॉट, दैट इज मैक्सिमम। ये जो 8 से 10 घंटे वाले वन शॉट होते हैं इस समय, वो अपने को नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। और कुछ यूट्यूब रिसोर्सेज जैसे कि एजुनीति और माइंड मैप सेशन, जैसे वेदांतु पे एक अच्छा माइंड मैप सेशन था, अरविंद कालिया सर ने लिया था, फिजिक्स जेई वाला पे इनका एक माइंड मैप सीरीज चलती है, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। इस तरीके के सेशंस, माइंड मैप सेशंस का तुम इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हें फटाफट अपना थ्योरी वगैरह रिवाइज करनी है, रिवाइज भी नहीं, अगर ढंग से पढ़नी है तो, ठीक है। अब ऐसे में ना लास्ट समय में, क्योंकि तुम देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत समय तुम्हारे पास कम है, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम थ्योरी ना छोड़ के, मतलब थ्योरी ना करके प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स के थ्रू
थ्रू ही बहुत ज़्यादा अपना रिवीजन कर रहे हो। ऐसा इसलिए बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इस समय, थ्योरी के पीछे दोबारा भागेंगे। जनवरी अटेम्प्ट में थ्योरी जितनी कवर करी है ये समझ के कि मैं ये भूल जाऊंगा या रिवाइज नहीं हो पा रहा है, वो पूरी पूरी अपने पोथियाँ निकालेंगे, नोट्स निकालोगे, एनसीईआरटी पूरी दोबारा पढ़ोगे। देखो मैंने खुद तुमसे कहा है कि अपने हाथ से लॉन्ग नोट्स बनाओ, मैंने खुद कहा एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन वो तब जब तुम्हारे पास हाथ में समय था। अभी तुम्हारा अगर 100% टाइम तुम रिवीजन को डिवोट कर रहे हो तो उसमें ओनली 10 to 15% टाइम शुड बी रिवाइजिंग द थ्योरी एंड 85% ऑफ दैट टाइम शुड बी गोइंग टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट थ्योरी या बेस्ड ऑन दैट चैप्टर। ठीक है, उसके लिए अगर तुम बच्चे इस चैनल से पहले जुड़े हुए तो आई थिंक अब तक तुम इस रिसोर्स के बारे में जानते हो। जन नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स, ये जो थ्योरी का क्विक रिवीजन है, ऑप्टिमम रिवीजन है, टारगेटेड रिवीजन है, उसको करने में तुम्हारा सबसे बेहतरीन रिसोर्स है। मैं तुम्हें इसके लिए ना एक निकाल के लाया हूँ, मुझे एक चैप्टर तुम्हें दिखाना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में। इससे 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में हर पेपर में आ ही रहे, इस बार भी बहुत हाई वेटेज रहा, जनवरी में तुमने देख लिया। अब ये समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्होंने क्या करा है, तुम्हारे ऐसे ही जेई के सारे चैप्टर्स को पूरा 95% सिलेबस उठा के ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स में समराइज कर दिया है। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स दोनों तरीके के, ये तुम्हारी इनकी रिवीजन बुकलेट है और ये फ्लैश कार्ड्स हैं। पहले तुम ये देखो, इन्होंने तुम्हारे लॉन्ग नोट्स में और शॉर्ट नोट्स में क्या फर्क होता है। अपन इक्वेशंस लिख देते हैं, डायग्राम्स वगैरह छोड़ देते हैं, ग्राफ्स छोड़ देते हैं, चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। तो कैसे, इन्होंने उसी शॉर्ट नोट्स में हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन वगैरह भी कर दिया है, तुम्हारे डायग्राम के साथ सब चीज़ें दी हुई है। डायग्राम तो छोड़ो, साथ में ऐसे कलरफुल फिगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि रिवीजन ना एक बहुत टीडियस चीज़ है। अब रिवीजन करते करते दिमाग थक भी बहुत जल्दी जाता है, जैसे जहाँ पे तुम्हारे फिगर्स वगैरह केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक फिगर्स हैं वो सब भी ढंग से बनाए हुए हैं। होता क्या है कि अपन ना रिवीजन करते करते दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है और थकते थकते बोर हो जाता है, रिवीजन काफ़ी बोरिंग चीज़ बन जाती है। अब ऐसे में ये जो कलरफुल फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे ये देखो सॉल्यूशंस का है, इसमें इन्होंने डायग्राम्स, तुम्हारा ग्राफ, तुम्हारी इक्वेशन सब एकदम एक्ट तरीके से लिखा है। क्योंकि कलरफुल है, छोटे छोटे हैं, तो तुम बोर नहीं होते हो, एक्टिवली इनके साथ एंगेज करते हो। जब तुम एक्टिवली ऐसे रिवाइज करते हो तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठती हैं, बेहतर बैठती हैं और तुम रिवीजन एक गो में अपना क्विकली खत्म कर देते हो। दूसरी चीज़ ये इसमें साथ ना एक टेक्निक आती है स्पेस्ड रिपीटिशन, जो तुम इसमें लगा सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम अब एक बार चैप्टर पढ़ोगे अप्रैल से पहले और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुम्हें 1-2 बार उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा। अभी तुमने उसको रिवाइज करा, उसके बाद सवाल लगाए, लास्ट में एक बार पेपर देने से पहले फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे गार्ड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम लेते हैं रिवीजन के लिए, तो ये तुम्हें एनेबल करते हैं कि तुम रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सको। अब वही तुम पूरी पूरी पोथियां दोबारा नहीं पढ़ सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं है। इसलिए मेरे रिकमेंडेशन पे रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स आर अ मस्ट ट्राई फॉर यू गाइस। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इनको तुम जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब तुम्हें क्या करना है, दूसरा काम जो करना है वो है डीपली एनालाइज योर जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, और जनवरी अटेम्प्ट से ये नहीं कि जनवरी अटेम्प्ट में पेपर कैसा आया था, ना ना ना, वो एनालिसिस नहीं करना है। अपने को ये एनालिसिस करना है कि अपने से क्या गलती हुई और अपन क्या बेहतर कर सकते थे। एक एक तुमने जो गलती करी उसको आइडेंटिफाई करो। देखो कुछ दिन में पेपर अभी तक आ गया होगा शायद, मैं रिकॉर्ड जब ये वीडियो कर रहा हूँ तब मुझे पता नहीं है कि पेपर निकला है कि नहीं, बट अगर पेपर आ गया है तो बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है। नहीं तो तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया होता है कि तुम्हारा लैक कहाँ पे रहा, किस तरीके के सवाल तुमसे गलत हुए, कौन से सवाल तुमसे पेपर में नहीं बने, और इनको ना लिख लो आइडेंटिफाई करके। मैं तो कहता हूं कि एक पेज लो और एक एक गलती नहीं कि ऐसे ये यहाँ गलती हुई वो नहीं, इस तरीके की गलती हुई, मैंने यहाँ सिली मिस्टेक करी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर रह गई, इनऑर्गेनिक की थ्योरी थोड़ी कमज़ोर थी, फिजिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा हो सकती थी, ये सारी चीज़ें लिख लो। मैं हाई वेटेज चैप्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाया या मैं उनको पढ़ नहीं पाया, ये सारी गलतियाँ लिख लोगे अपने आगे और इनको ज़रूर 1-2 बार बार पढ़ो, तो आने वाले जो 2 महीने में तुम प्रिपेयर करोगे उसमें ये गलतियाँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम इनको करेक्ट करने पर काम कर पाओगे। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद जब तुम किसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हो ना, तो बहुत खूबसूरत तरीके से रेक्टिफाई हो जाती है और घबराहट, ऐसे परेशान होने वाली कोई बात बचती नहीं है। ठीक है, अगली चीज जो तुमको करनी है भाई, मैंने कहा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, जो भी तुमने प्रिपरेशन लेवल, ओके ये एक पॉइंट मैं पिछली बार स्लाइड में बता नहीं पाया। एक तो मैंने कहा तुमने पेपर में क्या क्या गलतियां की, ऑर्गेनिक का सिलेबस ये वो फलाना टीम का। एक तुमने प्रिपरेशन लेवल पे क्या गलतियां करी उसके बारे में भी सोचो। प्रिपरेशन लेवल पे मतलब मैंने लास्ट के समय में थोड़ा सा अपना मोमेंटम गिरने दिया, मैंने अपना ऐसे लास्ट के समय में जो मोमेंटम बरकरार रखा था वो थोड़ा कम कर दिया। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम मॉक्स थोड़े से कम लगाए, मुझे ये एहसास हुआ क्योंकि पेपर का फील देख के मैं थोड़ा घबरा गया। जो घबराहट हट सकती थी अगर मैंने इनफ मॉक्स दिए होते, वो घबराहट मुझे हुई क्योंकि मैंने मॉक्स पर्याप्त नहीं लगाए हुए थे। मैं थोड़ा सा लास्ट के दिनों में अपना स्लीप शेड्यूल जो था उसको सही नहीं कर पाया, मुझे पेपर में नींद आने लगी और नींद आने के कारण एक आध जगह पर मेरा थोड़ा सा फोकस वेवर हो गया। तो प्रिपरेशन के टाइम में तुमने जो भी गलतियां करी उनको प्लीज़ आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करो। अप्रैल अटेम्प्ट एक सेकंड चांस तुम्हें मिल रहा है, उस सेकंड चांस को अपने को किसी भी हालत में लेना ही लेना है, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, गो फॉर मैक्सिमम सिलेबस कवरेज दिस टाइम। देखो जनवरी अटेम्प्ट में क्या होता है, थोड़ा सा जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया, हल्का सा कंपटीशन कम होता है, हल्का सा चीज़ें ईजियर साइड पर रहती हैं। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन क्योंकि बढ़ेगा, तो पहला तो बेटर प्रिपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी चीज़ ना, जनवरी के जो टॉप वेटेड चैप्टर्स थे जिनका बोलबाला रहा, वो एक पेपर एनालिसिस वाला वीडियो अभी आ जाएगा कुछ समय अपने चैनल पे, नहीं तो एनटीए का भी डेटा वगैरह निकल आता है। वो टॉप वेटेज वाले चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि एक वो बेस बना लेते हैं कि अप्रैल में भी वैसा ही पेपर कहीं ना कहीं आएगा। वो सारे चैप्टर्स, दूसरा जिनसे एक आधी क्वेश्चन भी पूछा गया था ना, उनको भी अपने को कवर करके चलना है। तीसरा, वही जो मैं अभी बात बीच में छोड़ी मैंने इस पॉइंट के लिए, सिलेबस कवरेज बिकम्स क्रूशियल नाउ एज क्वेश्चंस वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इधर 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 ऐसे, जैसे मैथमेटिक्स में फिर वही फेवरेट टॉपिक जो तुमको बताए तो उससे एनटीए ने सवाल पूछे इस बार भी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने देखा पेपर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड था, अच्छी अच्छी जगहों से सवाल आ रहे थे, मतलब दूर दूर ऐसे बायोमोलिक्यूल से सवाल उठाया हुआ है। अब तुमने अगर वो छोड़ दिया तो 4 नंबर तुम्हारे पूरे चले गए, है ना। तो इसलिए गो फॉर मैक्सिमम सिलेबस कवरेज दिस टाइम, वो तुम्हें बेटर प्रिपेयर्ड होने में भी हेल्प करेगा। और ऐसे जो इक्का दुक्का कहीं से सवाल आ सकता है, जो कि या तो तुम्हें आता है या नहीं आता, अगर चैप्टर पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा तो नहीं आता, तो वो +4 जो तुम पूरे पूरे गंवा रहे थे वो इस बार तुम ना गंवाओ, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है तो बीट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, ये बात कुछ बच्चे रियलाइज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स वाज द डिसाइडर दिस टाइम एंड विल बी द डिसाइडर इन फ्यूचर अटेम्प्ट्स एज वेल। बहुत सारे बच्चों ने तुम में से गलती की होगी कि मैथमेटिक्स को अभी भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, इसलिए प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। अगर तुमसे शुरुआत में सवाल नहीं बन रहे हैं तो कोई शर्म नहीं है, अभी भी असिस्टेड सॉल्विंग यूज करो। यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे बतेरे रिसोर्सेज पड़े हैं, नेहा अग्रवाल मैम का चैनल मुझे बहुत पसंद है, जेई वाला के वन शॉट से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज जो है इनकी, उस पर ज्यादा ध्यान दो। टीचर के साथ बैठो, टीचर ने सवाल सॉल्व कराया, तुमने साथ में सवाल सॉल्व किया, पॉज करके वीडियो को, अगर नहीं हुआ सॉल्व तो पहले टीचर का सॉल्यूशन देखा वो कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बाद तुम अपने सॉल्यूशन के साथ चले गए, ठीक है। जितने ज़्यादा अब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिक्स में, उतना ज़्यादा तुम फायदे में रहोगे। मैं कह ही नहीं रहा कि तुम कोई फलाना ढिमका रिसोर्स पकड़ो, ये उठाओ वो उठाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज मैथमेटिक्स में लगा लो, अच्छा खासा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक चीज़ और, मैथमेटिक्स डिसाइडर कैसे रहता है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल इस बार भी मैथ से लो रहा हल्का, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर किसी के लिए नंबर स्कोर करवाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स में कंपटीशन टूटता है। मैथमेटिक्स में हर सवाल हर किसी से नहीं बनता, यहीं पे जो डिफरेंस आता है ना 220 वाले की और 216 वाले की रैंक का, वो 4 नंबर का डिफरेंस मैथमेटिक्स से ही निकल के आता है। इसलिए मैथमेटिक्स रैंक डिसाइडर बनता है और तुम्हें उसकी अच्छी खासी नॉलेज और उसमें एक डिसेंट स्कोर तुम्हारा होना चाहिए। आखिरी बात पर चलते हैं, इस समय मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है कोई सी भी और रिसोर्स, जैसे कि कोई रेफरेंस बुक्स लगा रहे हो, मॉड्यूल लगा रहे हो, मॉड्यूल भी लगा भी रहे हो ना, तो मॉड्यूल में से ना जो सिर्फ तुम्हारे सर्कल वाले क्वेश्चन है, जो उसको तुमने मार्क करके रखा था कि हाँ ये वाले हैं, सिर्फ वही लगाओ, वरना सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक्स दबा के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, दबा के मॉक्स देने हैं। सबसे पहले अपने को जनवरी अटेम्प्ट के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ही एनटीए के पेपर जो एनटीए रिलीज कर देगा, सारे शिफ्ट के पेपर लगाने की कोशिश करो, ठीक है। जितने हाँ ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ जितने शिफ्ट के पेपर्स हैं उनको पूरे पूरे एज मॉक्स भी लगा सकते हो, नहीं तो उनसे क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। कोशिश करो कि अप्रैल अटेम्प्ट से पहले मिनिमम 20, इसको अगर ले जा सकते हो तो 25 या 30 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 25 तक तो ले जाने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा तुम इस समय मॉक्स और पीवाईक्यूज दोगे, पहले जैन ऑफ 2025 से स्टार्ट करना है अपने को, इसके बाद अपने को 2024 के पेपर्स पे जाना है, फिर 2023, ऐसे पीछे पीछे चलते जाओ धीमे धीमे। जितने ज़्यादा तुम पीवाईक्यू इस समय लगा लोगे, इस समय पीवाईक्यू तुम्हारी बाइबल होगी, ऐसे एकदम गॉड रिसोर्स तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज और मॉक्स हैं। जितना ज़्यादा तुम इनको प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा लगाते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके लिए ट्यून बनता रहेगा। बाकी एक मेरी बात जो किसी स्लाइड में नहीं थी, मैंने पीछे वीडियो में बोली है, बस वो एक सिग्मा एटीट्यूड, एक मोटिवेटेड एटीट्यूड कि मैं ही बढ़ाऊंगा कॉम्पिटिशन, मैं ही बनूंगा कारण वो इंक्रीज परसेंटाइल का, बस वो अगर तुम एटीट्यूड लेकर आ सकते हो तो अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हें क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम्हें कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।